Hello, very welcome to you all. As a citizen of this country, I and you, हमें अपने देश को जानना चाहिए। हर कंट्री को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके संविधान को समझा जाए। सो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इंडिया, हमें भी अपने संविधान को समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश को समझने के लिए, आप किसी भी देश को समझना चाहे, आपको उस देश के संविधान को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जब उस देश के संविधान को पढ़ेंगे तब आपको उस देश की फिलॉसफी पता चलेगी। इसी पहल को करते हुए एक्चुअली यह जो वीडियो है सिविल सर्विस के प्रिपेयर करने वाले लोगों के लिए है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इस देश के हर एक इंसान को अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहिए। इस देश के संविधान को समझने से पहले हमें यह समझना होगा और हमें समझना चाहिए भी कि संविधान बना कैसे। क्योंकि 1947 से पहले यह देश इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन 1930 और 35 के करीब में सिचुएशंस ऐसी हो गई थी और यह अंदाज़ा लगने लगा था कि अब बहुत जल्द हमें आज़ादी मिल जाएगी। और इसी क्रम में 1934 में हमने देखा और हमें देखने को मिला कि एम.एन. रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द सेंस उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा ऑन इंडिविजुअल लेवल कि हमें अपना संविधान खुद फ्रेम करना चाहिए। लेकिन वह इंडिविजुअल थे। बट इसी के एक साल बाद 1935 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से फ्रेम करना चाहिए विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, यह देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है कैसा है, मैं उसको बताने से पहले यह बताने जा रहा हूँ कि यह देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो 1935 में एम.एन. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, क्योंकि उस समय देश इंडिपेंडेंट नहीं था तो ब्रिटिशर्स से डिमांड किया। और फिर 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया और इसी के साथ अंततः 1946 में और यह हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना विद द कैबिनेट मिशन। ब्रिटिशर्स के कैबिनेट से कुछ लोगों को भेजा गया, जिसमें से एक थे सर स्टैफर्ड, जिन्होंने वह भी इस कैबिनेट मिशन के एक व्यक्ति थे। और उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। तो यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, इसकी स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर्स। इतनी स्ट्रेंथ थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो आज हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझेंगे, जिसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। ये जो 389 मेंबर का जो स्ट्रेंथ था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एक्चुअली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली नहीं इलेक्ट किया गया था। एक्चुअली इसको दो भागों में बांटा गया था। कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थी
और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। दो तरह के उस समय स्टेट्स बटे हुए थे हमारे देश में। कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस इन द सेंस कि जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जो एक्चुअली उस समय के राजा जो थे उनके कंट्रोल में थी। ब्रिटिशर्स जो थे बहुत चालाक लोग थे, वो ऐसे जगहों पर अपना कंट्रोल रखते थे जहाँ पैसा बहुत हो और जहाँ से उनको बहुत इनकम हो सके, और जहाँ वे देखते थे कि उतना इनकम जनरेट करने का सोर्स वहाँ नहीं है तो उसको छोड़ देते थे और इनडायरेक्टली वहाँ रूल करते थे राजाओं के द्वारा। एक्चुअली ये भी स्टेट्स उन्हीं के कंट्रोल में थी, ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट था, बट वहाँ उनका डायरेक्ट रूल नहीं था और इन जगहों पर उनका डायरेक्ट रूल था। तो इसी के क्रम में हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हुई तो ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के तहत इसको डिवीज़न किया गया और 296 सीट्स इसको दिया गया और 93 इसको। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगा उसमें 296 सीट्स जो होंगी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा, और 93 सीट्स जो होगी वहाँ प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्चुअली इसके लिए इलेक्शंस भी हुए, क्योंकि डायरेक्टली किसी को भी यहाँ नहीं भेजा जाने वाला था। इन सीट्स पर इलेक्शंस हुए, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए इलेक्शंस हुए, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के लिए इलेक्शंस नहीं हुए थे, इनको नॉमिनेट किया गया था। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी हेड थे वो जिनको नॉमिनेट करके भेजेंगे उन्हीं को वो रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन इनके लिए इलेक्शन हुई और इलेक्शंस जो 296 सीट्स पर हुआ, यह इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक्चुअली उस समय तो दो ही पॉपुलर पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसमें से अप्रॉक्स 208 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई और आई थिंक 73 सीट्स पर मुस्लिम लीग जीत गई। इतने सीट्स मुस्लिम लीग के पास आए और 15 सीट्स जो थी बची हुई वो इंडिपेंडेंट के पास गई। तो इतने लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, एक्चुअली जो प्रिंसली स्टेट्स में जो 93 सीट्स को दिया गया था उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमको इससे बाहर रखो, हम अभी वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बाद में यह भी आए, बट शुरू में इन्होंने इस सारे चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर समझा। कम सीट आने की वजह से मुस्लिम लीग बॉयकॉट करने लगी इस असेंबली को। एक्चुअली इन्हीं की वजह से बाद में पार्टीशन हुआ, तो इन्होंने ज़्यादातर बॉयकॉट करना ही उचित समझा और वह नहीं आए, इस असेंबली में नहीं आए। और 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ, जिसमें अप्रॉक्स 211 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे, यहाँ से 2-3 लोग यहाँ से गए, लेकिन इन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इतने लोग को चुना गया जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1946 में 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम इन्होंने मीटिंग किया कि अब कैसे हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उनका जो गोल था वही वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही था। तो इन्होंने अलग रहना उचित समझा और इन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए उन पर विचार करना शुरू किया। इसी के 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं होंगी, और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है कुछ स्पेशल वर्ड्स।
कुछ वर्ड्स जैसे कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, और कुछ वर्ड्स देखें तो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इन सब सारे जैसे जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और यही जो वर्ड्स है इक्वालिटी, जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी, फेथ, वर्शिप की लिबर्टी, तो ऐसे वर्ड्स आज कहाँ देखने को मिलते हैं हमारे प्रियम्बल में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1946 13 दिसंबर को मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रियम्बल है अभी का। इसके बाद जब यह रेजोल्यूशन पास किया गया और 1946 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि इस तरह से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, इसी बीच एक अलग तरह का जो है ना इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट वो हुआ कि 3 जून आई थिंक 1947 माउंट बेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया। और जो माउंट बेटन प्लान था वह था पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान। ये जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान था इसका मतलब था कि भारत को बांट देना है। जो आज हमारा पाकिस्तान, शुरू में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था, इस पर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पार्टीशन हुआ माउंट बेटन प्लान के कारण और कुछ चीज़ों को बांट दिया गया, कुछ स्टेट्स को, कुछ प्रोविंसेस को हमारे भारत से पाकिस्तान को बनाया गया, उसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चेंजेज आई। जो फर्स्ट चेंजेज आया कि उसके बाद कहा गया कि क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट जो था माउंट बेटन प्लान वो लागू हो गया था, और इंडिपेंडेंस एक्ट का जो ये प्लान था लागू होने के कारण कहा गया कि हमारा जो अब यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, क्योंकि पहले तो यह ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, हालांकि इसको कहा जा रहा था कि थोड़ा भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, बट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था माउंट बेटन के अकॉर्डिंग। तो 1947 का जो यह प्लान था माउंट बेटन का प्लान, इसके बाद पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद यह कहा गया कि यह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा यह एक सॉवरेन बॉडी होगा। सॉवरेन बॉडी इन द सेंस कि यह बॉडी, यह असेंबली अपने सहसम्मति से, जो इनके मेंबर्स होंगे इनके सहसम्मति से किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता है, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकता है। और इससे पहले लाए गए, क्योंकि इससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था, आप जानते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्योंकि इससे पहले यह एक्ट 1935 का जो एक्ट था इसका डोमिनेशन था हमारे कंट्री में, और इससे ही इस 1935 के बाद आने वाला जो यह एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमारे देश को रूल किया जाता था। आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब यह बॉडी सॉवरेन बॉडी हुआ तो इसके पास यह पावर थी कि इससे पहले हुए जितने भी एक्ट, जितने भी लॉज हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं वो, या इसके बाद जिस भी तरह का इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ये दोनों कर सकते हैं, या पिछले वाले लॉ, किसी भी एक्ट को या खारिज कर सकते हैं, और किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी तरह के न्यू स्ट्रक्चर वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। फर्स्ट जो चेंजेस हुआ यह हुआ। सेकेंडली कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो पार्टीशन हुआ, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। क्योंकि पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसका एम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना देश के लिए, बट क्योंकि अब देश इंडिपेंडेंट हो गया है, ब्रिटिशर्स अब इस पर रूल नहीं कर रहे हैं, तो देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो जब किसी भी देश को रूल रेगुलेशंस बनाने हैं तो कैसे बनाएगा, तो इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लेजिस्लेटिव फंक्शन होने लगे। तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो तरह के फंक्शंस करने लगा। एक फंक्शन करता था तब जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना रहता था, तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला काम होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लीडरशिप के द्वारा
जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करती थी। लेकिन जब इसको लेजिस्लेटिव फंक्शन करना होता था, इट मीन्स देश के लिए कोई ऑर्डिनरी लॉज बनाना हो या देश के लिए कुछ मतलब देश कंट्री के लिए कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस करने हो, तब पीवी मावलंकर थे, एक जीवी मावलंकर थे, उनके लीडरशिप के तहत यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव फंक्शन करती थी। तो एक चेंजेस यह हुआ। और जो तीसरा चेंजेस था जो पार्टीशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया, वह यह था कि शुरू में इसमें 389 मेंबर की इसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन क्योंकि इसमें पार्टीशन हुआ, कुछ स्टेट्स कुछ एरिया हमारे देश का पाकिस्तान बन गया, तो यह जो था इसकी स्ट्रेंथ शायद 299 मेंबर्स की हो गई। उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ थी घटकर 299 मेंबर्स की हो गई। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी जो पहले 93 सीट्स थी, यह हो गई 70। और इसका जो था और इसका 229। तो क्योंकि 389 स्ट्रेंथ थी पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद इसकी स्ट्रेंथ 299 सीट्स की हो गई। और उसके बाद इंडियन प्रोविंस, उसके बाद यह ब्रिटिश प्रोविंस जो था इंडियन प्रोविंस बन गया, और इंडियन प्रोविंस की स्ट्रेंथ 229 और प्रिंसली स्टेट्स की 70 सीट्स की हो गई। तो इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल तैयार था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया, लेजिस्लेटिव वर्क भी किया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस किए। बाद में इस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक परफेक्ट बॉडी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कहा गया कि इसमें हिंदू का डोमिनेशन था, पॉलिटिशियंस और लॉयर्स का डोमिनेशन था, बहुत समय लिया है ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए गए इसके। और यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जितना लंबा समय ली, इसके वजह से इसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत समय लेकर बनाया, लेकिन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं। और कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक में से सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी और बातें हैं, जो भी और इसके बारे में बची हुई चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जान सके और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इसको जान सके। थैंक यू।